हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज विरत दुबे और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर UPSC। लेट्स स्टार्ट द बुलेटिन विद द हेडलाइंस। रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स में अनाउंस्ड। एशिया का नोबेल है रेमन अवार्ड। फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे की मेमोरी में हुआ था इंस्टीट्यूट। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट। गाइडलाइंस इशू करने की कही बात। इलीगल स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करने पर नहीं है ऑब्जेक्शन। और इब्राहिम रईसी की डेथ का रीजन था क्लाइमेट। ईरान की रिपोर्ट्स में किया गया क्लियर। मोसाद पर एक्विजिशन लगा रही थी मीडिया रिपोर्ट्स। Now let's start the bulletin with the very first news. 66 रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स, जिसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहा जाता है, उसके अनाउंसमेंट्स हो गई है। ईयर 2024 में ये अवार्ड भूटान के कर्मा फुंसो, जापान के एनिमेशन डायरेक्टर हयाओ मियाजाकी, थाईलैंड का रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, वियतनाम के गुएन थी नोक फुओंग एंड इंडोनेशिया की फर्जिया फरहान को दिया जाएगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे की मेमोरी में ईयर 1957 में इंस्टीट्यूट किया गया। ये अवार्ड्स उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर 31 अगस्त को अनाउंस किए जाते हैं। ये एशिया के इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस को दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर है। 1958 से लेकर 2008 तक ये अवार्ड 6 कैटेगरीज में दिया जाता था। ईयर 2009 से ये अवार्ड किसी फिक्स्ड कैटेगरी में नहीं दिया जाता है एक्सेप्ट फॉर वन कैटेगरी, और ये है इमर्जेंट लीडरशिप कैटेगरी। एक्चुअली ईयर 2000 में इसमें इमर्जेंट लीडरशिप की एक कैटेगरी ऐड की गई थी, जिसमें अभी तक अवार्ड दिया जाता है। फोर्ड फाउंडेशन इसके लिए ग्रांट प्रोवाइड करता है। वी शुड नो कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड रिसीव करने वाले फर्स्ट इंडियन विनोबा भावे थे। विनोबा भावे को यह अवार्ड ईयर 1958 में मिला था, जिसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टाइम दिए जाने वाले अवार्ड्स की लिस्ट में इंडिया के विनोबा भावे शामिल थे। इट इज़ नोटवर्दी कि जब इस अवार्ड को देने की अनाउंसमेंट हुई तो विनोबा भावे ने हम्बली इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया, बट फिलीपींस जाकर सेरेमनी अटेंड करने की अपनी इनेबिलिटी एक्सप्रेस की थी। इसका रीज़न भूदान मूवमेंट के लिए की जा रही उनकी पदयात्रा थी। लैंडलेस फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। इसे तेलंगाना के पोंचमपल्ली विलेज से स्टार्ट किया गया। ये एक वॉलेंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था। इस मूवमेंट के थ्रू विनोबा भावे चाहते थे कि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट के लॉज के थ्रू ना होकर मूवमेंट के थ्रू भी हो सके। उनके इस इंटेंशन की वजह से भूदान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इस मूवमेंट को ब्लडलेस मूवमेंट भी कहा जाता है। ये मूवमेंट 13 ईयर्स तक चला था। ड्यूरिंग दिस विनोबा भावे ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस द इंडिया। उन्होंने कई स्टेट्स में पैदल यात्राएं भी की और लैंडलॉर्ड्स एंड लैंड ओनर्स से मिलकर एक्सेस लैंड को पुअर फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की रिक्वेस्ट भी की थी। आपको याद होगा कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही थी कि इस एक्सीडेंट में इजराइल की एजेंसी मोसाद इन्वॉल्व थी। देखिए, इजराइल की इंटेलिजेंस कमांड कंट्री के अंदर शिन बेट हैंडल करती है एंड आउटसाइड द कंट्री ये काम मोसाद करता है। इसके स्पाइस एंड एजेंट्स सीरिया, लेबनान से लेकर फलस्तीन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स तक स्प्रेड हैं। बट अब ईरान स्टेट मीडिया की तरफ से न्यूज़ आई है कि प्लेन क्रैश क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते हुआ था। ईरान के सुप्रीम बोर्ड ऑफ द जनरल स्टाफ्स ऑफ द आर्म फोर्सेस के अकॉर्डिंग इस एक्सीडेंट के लिए क्लाइमेटिक कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्लेन के किसी भी पार्ट में किसी भी तरह की टैंपरिंग नहीं की गई थी। इस रिपोर्ट से मिडिल ईस्ट में फिलहाल डेंजरस सिचुएशन को अवॉइड कर दिया गया है। देखिए, इजराइल एंड ईरान के बीच एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है, बट आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया था। दिस वॉज द फर्स्ट डायरेक्ट अटैक फ्रॉम द ईरान। अदरवाइज ईरान इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर का खेल खेलता रहता है। ईरान के डायरेक्ट अटैक के बाद ही ईरानियन प्रेसिडेंट की प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी। देयरफॉर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस के क्लाउड्स छाए हुए थे। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ईरान्स प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर के लिए ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्रिपेयर की है। हमास ईरान के इसी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हमास, हिजबुल्लाह एंड हाउथी रिबल्स जैसे रिबल ग्रुप्स शामिल हैं। इन ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करता है एंड ये अलग अलग कंट्रीज में बैठकर इजराइल पर अटैक करते हैं। हमास पैलेस्टीन से, हिजबुल्लाह लेबनान से एंड हाउतीज यमन से इजराइल को टारगेट करते हैं। इन ग्रुप्स के द्वारा किए गए अटैक्स को ही प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। यमन में बेस्ड हाउती रिबल्स का ग्रुप रेड सी में यूएसए एंड इजराइल के कमर्शियल शिप्स को टारगेट करता है। ईरान वेस्ट एशिया में लोकेटेड एक माउंटेनियस कंट्री है।
इसके नॉर्थ वेस्ट में आर्मेनिया एंड अजरबैजान लोकेटेड है। नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर ही क्विज कोलासी डैम बिल्ड किया गया है। ईरानियन प्रेसिडेंट इसी को इनॉग्रेट करने गए थे एंड ही डाइड व्हाइल ही रिटर्निंग। ईरान का क्लाइमेट काफी वेरिएबल है। ईरान का नॉर्थ वेस्ट हैवी रेनफॉल के साथ सीवियर कोल्ड एक्सपीरियंस करता है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसी रीजन में हैवी फॉग के चलते ईरानियन प्रेसिडेंट का प्लेन क्रैश हुआ था। तुर्कमेनिस्तान इसके नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ईरान का वेस्टर्न बॉर्डर इराक एंड तुर्की को टच करता है। अगर वाटर बॉर्डर की बात की जाए तो कैस्पियन सी इसके नॉर्थ में है। सदर्न साइड में यह कंट्री पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान से सराउंडेड है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने देश की सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नया फ्लैग एंड लोगो अनवेल किया है। ओकेजन था न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई 2 डेज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। नया फ्लैग इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है। ब्लू कलर के न्यू फ्लैग में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, अशोका चक्र एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। लोगो में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्य ततो जयः देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इस श्लोक का मीनिंग है जहां धर्म है वहां विजय यानी विक्ट्री होती है। यह श्लोक महाभारता से लिया गया है। एंड यू शुड नो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के एनैक्टमेंट के साथ ही 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज H.J. कानिया। देखिए, इनिशियली सुप्रीम कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस का प्रोविजन था, यानी 7+1 का प्रोविजन था। देन ये पार्लियामेंट पर छोड़ दिया गया कि पार्लियामेंट जजेस के नंबर्स को इंक्रीज कर सकती है। टाइम टू टाइम पार्लियामेंट ने जजेस के नंबर्स को इंक्रीज भी किया। करंटली सुप्रीम कोर्ट में CJI को इंक्लूड करके 34 जजेस हैं, यानी 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस। इस नंबर को सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू इंक्रीज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर एक इंपॉर्टेंट कमेंट किया है। कोर्ट के अकॉर्डिंग किसी प्रॉपर्टी को सिर्फ इसलिए डिमोलिश नहीं किया जा सकता क्योंकि वह किसी ऐसे इंडिविजुअल की है हु इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। कोर्ट ने सीरियस क्राइम्स के एक्यूज्ड के घरों पर अथॉरिटीज द्वारा किए जाने वाले फ्रीक्वेंट बुलडोजर एक्शंस के अगेंस्ट फिल्ड पिटीशन पर हियरिंग हो रही थी। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल गिल्टी भी है तो भी प्रॉपर्टी को डिमोलिश नहीं किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि कुछ स्टेट्स में एज सून एज किसी इंडिविजुअल को किसी क्राइम में एक्यूज किया जाता है तो उनके हाउसेस को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया जाता है। ये काम किसी इलीगल वे में नहीं होता है, इन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाता है। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम किसी इंडिविजुअल को तब तक क्रिमिनल कंसीडर नहीं करता जब तक क्राइम प्रूव ना हो जाए। ऐसी सिचुएशन में इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इमीडिएट बुलडोजर जस्टिस का कॉन्सेप्ट फिट नहीं होता है। इट शुड लाइक क्विक एक्शन, बट जस्टिस एंड लॉ के प्रोसेस में जहां इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है वहां ऐसे सिस्टम्स एप्रोप्रिएट नहीं होते। इस केस में कोर्ट ने एक और बात कही है, जैसे किसी पायस फादर का बेटा क्राइम कर सकता है, सिमिलरली किसी पायस सन के फादर भी क्राइम कर सकते हैं। दोनों के एक्शंस के लिए दोनों इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। दैट मीन्स फादर के एक्शंस के लिए सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा एंड सन के एक्शंस के लिए उनके फादर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। वहीं जब बुलडोजर जस्टिस इंप्लीमेंट होता है तो इंटायर फैमिली का घर डिमोलिश कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर पूरे देश के लिए गाइडलाइंस इशू करने की बात कही है। कोर्ट ने यह भी क्लेरिफाई किया है कि कोर्ट किसी भी तरह के इलीगल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट नहीं करता है। इट मीन्स कि अगर पब्लिक रोड्स पर कोई इलीगल स्ट्रक्चर है देन उसे डिमोलिश किया जा सकता है। नाउ इट्स टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल को नॉन गवर्नमेंट बिल भी कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट के ऐसे मेंबर्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है हु इज नॉट अ मिनिस्टर।
ऐसे बिल जिन्हें मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं उन्हें गवर्नमेंट बिल्स कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ये उन इश्यूज पर हाउसेस की अटेंशन ड्रॉ करते हैं जिन्हें गवर्नमेंट बिल्स में जगह नहीं मिलती है। चलिए नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। पैरा एथलेटिक्स में योगेश कुथोनिया ने सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने F56 डिस्कस थ्रो में यह मेडल जीता। वहीं पृथ्वीपाल ने पैरालंपिक्स 2024 में विमेंस 200 मीटर्स T35 क्लास में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके पहले उन्होंने इसी पैरालंपिक्स में 100 मीटर्स T35 क्लास में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। इसी के साथ वो 2 मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन फीमेल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट एंड ओवरऑल सेकंड विमेन बनी हैं। उनसे पहले शूटर अवनी लेखेरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ऑन द अदर हैंड शूटिंग से भी अच्छी खबर आ रही है। रुबानिया फ्रांसिस ने 10 मीटर्स एयर पिस्टल SH1 शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा T47 क्लास के हाई जंपर निशाद कुमार ने 2.04 मीटर्स की हाई जंप के साथ सिल्वर मेडल जीता। ये उनका पैरालंपिक्स में सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मेडल है। SGVN एंड NHPC 2 मेजर हाइड्रो पावर कंपनीज को गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रेस्टिजियस नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया। नवरत्न स्टेटस SGVN एंड NHPC को फास्टेस्ट डिसीजंस लेने की ऑटोनॉमी देगा, स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स में। नवरत्न स्टेटस मिलने का मतलब है कि इन कंपनीज को बिना गवर्नमेंट की परमिशन के अपने टोटल एसेट्स का 15% या 1 साल के अंदर अपने टोटल एसेट्स का 30% इन्वेस्ट करने की फ्रीडम मिलेगी। बस कंडीशन ये है कि नया इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से कम होना चाहिए। ये कंपनीज ज्वाइंट वेंचर्स भी फॉर्म कर सकती हैं एंड फॉरेन कंट्रीज में सब्सिडरीज सेटअप कर सकती हैं। नासा ने अर्थ के एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया है। इसके लिए एंड्योरेंस मिशन से ऑब्टेन्ड डेटा की हेल्प ली गई, जिसे ईयर 2022 में अर्थ की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए लॉन्च किया गया था। इफ यू टॉक अबाउट एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डायरेक्शनल या एम्बीपोलर होती है बिकॉज ये दोनों डायरेक्शंस में काम करती है। इसकी हाइपोथेसिस 60 ईयर्स पहले की गई थी। ये अराउंड 250 किलोमीटर्स के अल्टीट्यूड पर फॉर्म होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बीच इंटरेक्शंस की वजह से इमर्ज होती है। In this, electrons try to escape into space and ions try to come back to Earth. Ambipolar field atmosphere की density and structure को regulate करने में important role play करती है। Apart from this, ये field उस height को control करने में help करती है जिस पर ions space में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे overall atmospheric structure affect होता है। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर से 7th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ को लॉन्च किया गया। इसे पूरे देश में न्यूट्रिशनल अवेयरनेस एंड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया जाता है। इस साल नेशनल न्यूट्रिशन मंथ प्रोग्राम एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, टेक्नोलॉजी फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक पेड़ माँ के नाम जैसे टॉपिक्स पर फोकस्ड होगा। ईयर 2018 में नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन को गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर लॉन्च किया गया था। असम में बर्ड डंग क्रैब स्पाइडर या फ्रीनारांचे डिसिपियंस नाम के एक स्पाइडर को साइट किया गया। ये फर्स्ट टाइम है जब इस तरह के स्पाइडर की प्रेजेंस इंडिया में रिपोर्ट हुई है। यूजुअली इसे मलेशिया एंड इंडोनेशिया के जावा एंड सुमात्रा में देखा जाता है। स्पाइडर्स यूजुअली बोर्ड लीव्स के अपर पार्ट पर 1 to 2 फीट अबव द ग्राउंड मोशनलेस देखा जाता है। 8-eyed बर्ड डंग क्रैब स्पाइडर की लेंथ अराउंड 13.14 मिलीमीटर मेजर की गई है। स्पाइडर का व्हाइट कलर एंड लीव्स पर व्हाइट कलर का इसका वेब बर्ड के एक्सक्रेटा जैसा दिखता है। ड्यू टू दिस इसे देखना या आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। Now it's time to see questions based on the bulletin. Which country is at the center of axis of resistance? Iran, Iraq, France or Israel? Next question is, a spider named bird dung crab spider was seen for the first time in India. It was found in which Indian state? Uttarakhand, Kerala, Assam or Sikkim? Let's jump into the answer of the questions which were asked in the previous bulletin. The first question was, the Health City project has been launched by which organization? World Health Organization, World Bank, International Monetary Fund or International Labour Organization? The correct answer is option A, World Health Organization. The next question was, who among the following is the author of the book Strategic Conundrums Reshaping India's Foreign Policy? राजीव सीकरी, सुब्रमण्यम जयशंकर, शशि थरूर या फिर राजीव महर्षि? इसका सही जवाब है विकल्प ए, राजीव सीकरी।
तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। टू गेट द PDF ऑफ दिस बुलेटिन ऑन द डेली बेसिस ज्वाइन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग में 9 AM फिर से आपसे मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द स्टडी IQ IAS। थैंक यू।